नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। साथ ही उन्हें परिवार से भी निकाल दिया है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें ये सब अच्छा नहीं लगता है, ना हम इसे बर्दाश्त करते हैं। उन्होंने कहा कि हम बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के सुख दुख में हम भाग ले रहे हैं। जहां तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीति और निजी जीवन अलग होता है। निजी जीवन के निर्णय लेने का उसका अधिकार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से अपनी संवेदनाएं स्पष्ट कर दी हैं। हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। ये देखिए, उन्होंने लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट के माध्यम से क्या कुछ कहा है, ये हम आपको टीवी स्क्रीन में दिखा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने अपने ट्वीट के माध्यम से अपनी भावनाएं स्पष्ट की हैं और उन्होंने कहा कि हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। और इस पर तेजस्वी यादव खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जहां तक बड़े भाई की बात है, तेज प्रताप की बात है, राजनीति और निजी जीवन, उन्होंने कहा है कि राजनीति और निजी जीवन अलग होता है, अलग अलग होता है। निजी जीवन के निर्णय लेने का उनका अधिकार है। और इस तरह से कहा जाए तो आरजेडी में पूरी तरह से अंदरूनी घमासान अब बाहर निकलकर आ गई। देखिए, आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना। जहां तक मेरी बात है, हमें ये सब चीजें ना तो अच्छा लगता है, ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहां तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते, लेकिन वंचित, पीड़ित, शोषित और दलित जो लोग छूट गए हैं, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। यह समाज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के माध्यम से हम इसे देखते हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा था कि यह सेना का शौर्य है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। प्रशंसा के साथ साथ साधुवाद देने का काम इस प्रस्ताव में हुआ है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव के माध्यम से हमने स्पष्ट किया है कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित जो छूट गए हैं, उनको मुख्य धारा में समावेश करना। जो भी जिस तरीके से छूटा हुआ व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में समावेश करना, यह समाज की आवश्यकता है। और जातिगत जनगणना के माध्यम से हम इसको देखते हैं और इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां कहा कि ये सेना का शौर्य है, वहीं उन्होंने इस बात का भी बल दिया कि भारत को हमें तीव्र गति से विकसित भी बनाना है, सशक्त रखना है, सामर्थ्यवान बनाना है और इसके साथ साथ हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोगों ने यहाँ पर नक्सलाइट्स के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, उस पर भी चर्चा हुई और उस चर्चा में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कैसे नक्सलिज्म पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और किस तरीके से हम सफलता पा रहे हैं और हमें सफलता मिल रही है,
उसके बारे में विष्णुदेव साय जी ने, जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने सबके सामने उस विषय को रखा। वहाँ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातियों के सम्मान, स्वाभिमान, जल, जंगल और जमीन के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। लंबे समय तक वे इस जेल में रहे। आने वाले पीढ़ी जब भी इस जेल में आएगी, उन्हें भगवान बिरसा मुंडा की समर्पण, उनके संघर्ष, जल और जंगल के लिए उनके संघर्ष से नई प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा है कि हमारी संस्कृति के संरक्षण में जनजातीय समाज का बहुत बड़ा योगदान है। भगवान बिरसा मुंडा जी ने जनजातियों के सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, जंगल, जमीन और जनजाति संस्कृति के लिए एक लंबा संघर्ष किया। उनके संघर्ष ने जनजातियों के जीवन में एक नया आत्मविश्वास भरा, संघर्ष का सामर्थ्य पैदा हुआ। वो लंबे समय तक इसी रांची की इसी जेल पर रहे। आने वाली पीढ़ी जब भी यहाँ पर आएगी, भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन, उनका समर्पण, उनका संघर्ष, उनके जनजातियों के सम्मान, आत्मसम्मान, जंगल जमीन के लिए संघर्ष की नई प्रेरणा मिलेगी। सर, हाल जनजातीय समुदाय का इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने देश में जंगल जमीन बचाने को काम किया, हमारी संस्कृति को संरक्षण करने का काम किया। आज भी जनजातीय लोग भारतीय संस्कृति और उसकी विरासत को सुरक्षित रख रहे हैं। सर, हाल के दिनों में ही बिरसा मुंडा का राष्ट्रीय फलक पे नाम आया। इसके पहले भी ये काम होना चाहिए था। काफी जिन्होंने दलित शोषित व्यक्तियों के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने जनजाति लोगों के लिए संघर्ष किया, ऐसे सभी वीर योद्धाओं को देश के अलग अलग राज्यों में जहाँ उनकी जन्मस्थली है या कर्मस्थली है, वहाँ पर आने वाली पीढ़ी उस विरासत से प्रेरणा ले सके, उनकी विरासत में उनके योगदान से प्रेरणा ले सके, इसके लिए प्रयास किया है। निश्चित रूप से इस प्रयासों से आने वाली पीढ़ी को देश और राष्ट्र की सेवा करने की नई दिशा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर कहा कि यह बहुत सुखद समाचार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। जिस दूरदर्शिता के साथ भारत पिछले 11 वर्षों से यह विकास यात्रा पर निकला है, यह उसी का नतीजा है। देखते ही देखते हमारी अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर आई और अब 4थे स्थान पर है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि के पीछे का कारण यह भी है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को तकनीक के महत्व को लेकर जागरूक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के इस समय के वातावरण को देखते हुए भारत की भूमिका को निभाने के लिए जो निर्णय अनिवार्य थे वह लिए। उन्होंने कहा कि आज नागरिकों को एक तरह का आत्मविश्वास जगा है। सबसे पहले मैं कहूंगा बड़ा सुखद समाचार है। धन्यवाद करना है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिस दूरअंदेशी के साथ पिछले 10-11 वर्षों से एक योजनाबद्ध तरीके के साथ भारत एक विकास यात्रा पर निकला है, ये उसी का परिणाम है। हम आज याद कीजिएगा, हम फ्रेजाइल 5 कहा जाता था और दुनिया भर में इस बात को लेकर के एक व्यंग किया जाता था कि इंडिया इज अमंग फ्रेजाइल 5। देखते ही देखते हम टॉप 5 में आए, अब 4 में, और धीरे धीरे उस अव्वल दर्जे में जिसका नाम 2047 का भारत होगा, जिसे हम विकसित भारत भी कहते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा कि हर नागरिक का ये दायित्व बनता है कि अपनी यथाशक्ति यथाक्षमता उसके निर्माण में अपना योगदान दे। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी इस उपलब्धि के पीछे का राज और कारण ये रहा कि पहली बार मोदी जी ने देश को जागरूक कराया टेक्नोलॉजी के महत्व को लेकर कि आज के बाद विश्व में जितना भी विकास होगा, जितना भी तरक्की होगी, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी। और अगर हमें अपनी भौगोलिक भूमिका बनानी है, ग्लोबल प्लेयर बनना है, तो ये हमारे लिए लाजिम है, अनिवार्य है कि हम ग्लोबल बेंचमार्क्स पर पूरे उतरे, ग्लोबल पैरामीटर्स पर पूरे उतरे और हमारी स्ट्रेटेजीज भी पूरी हो। और उसी को लेकर के बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय लिए गए। जैसे उदाहरण के तौर पर अंतरिक्ष को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। कभी आपने सोचा था कि न्यूक्लियर सेक्टर को भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोला जाएगा? इस साल के बजट में वो निर्णय भी संभव हुआ, और वो तभी होता है जबकि ऊपर जो हमारे
नीति निर्धारक है, जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, उसकी इच्छा शक्ति है। तो मोदी जी ने विश्व की इस समय के वातावरण को देखते हुए भारत की भूमिका को बढ़ाने के लिए जो जो अनिवार्य थे निर्णय वो लिए, और आज स्थिति ये है कि हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें पब्लिक और प्राइवेट के बीच की दरार समाप्त हो चुकी है, और नागरिकों में एक तरह का ये आत्मविश्वास जागा है कि अब हमें सबको इकट्ठा मिलकर के इस भारत की, विकसित भारत की यात्रा को सिद्धि तक पहुंचाना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन के दौरे पर दिल्ली गए। नीति आयोग की बैठक हुई शनिवार को, जिसमें सभी मुख्यमंत्री दिखे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि आज एनडीए की राजनीतिक बैठक हो रही है, राजनीतिक बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मिल रहे हैं, उसमें वे जाते हैं। इससे उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार बिहार और बिहारियों के प्रति कितने गंभीर हैं। आप एक बात देखिए, 2 दिवसीय दौरे पे वो गए हैं दिल्ली, और नीति आयोग की कल बैठक थी जिसमें सभी सीएम जो थे वो दिखे, लेकिन बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नहीं दिखे। और आज जो बैठक हो रही है एनडीए की, जो पॉलिटिकल बैठक हो रही है जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक हो रही है, उसमें वो जाते हैं। तो ये दिखाता है कि बिहार और बिहारियों के प्रति वो कितने गंभीर है, ये दिख रहा है। तो साफ तौर पे सवाल खड़ा हो गई। लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी भाजपा इसमें हमने क्लियर स्टैंड किया है ना भाई। हम लोग तो चाहते हैं कि आतंकवाद जो है जड़ से खत्म हो। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को जवाब मिले, और भारतीय सेना ने जवाब दिया है। इसके लिए भारतीय सेना जो है, जो साहस दिखाया है, इस भारतीय सेना पर हम लोगों को नाज है, गर्व है। और आप सब लोग को पहले ही बताया है। जहाँ तक मेरे बड़े भाई का सवाल है, उनके बारे में, उनकी निजी जिंदगी में क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, वो निर्णय जो ले, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और पहली बात कि भाई हमारी बात अगर जहाँ तक है, तो हम नेता विरोधी दल होने के नाते बिहार की जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, और हम बिहार के प्रति, बिहार की जनता के प्रति समर्पित हैं। हमारे घर के मुखिया, पार्टी के मुखिया ने अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर दिया है, और ये जानकारी मिलते ही उन्होंने कार्रवाई की है। दक्षिण कोरिया में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि दुनिया को संदेश यह है कि भारत आज एक अलग लीग में है। वे हमें एक ऐसे देश के रूप में देखते हैं जो वैश्विक स्तर पर एक शीर्ष देश के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि हम जापान से आगे निकलकर 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, और हम छलांग लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। यह ऐसी चीज़ है जिसे हमें संरक्षित करने की जरूरत है, और हम इसकी रक्षा करेंगे। Why did we stop? You know, the message to the world is that India is in a different league. Today they see us as a country that's emerging as a top country in the world. Our chairman just told you that we have emerged beyond Japan as the 4th largest economy. And we are going by leaps and bounds. This is something we need to protect, and we will protect it. We will not allow anybody to get to distract us from this purpose, etc. But we have a terrible, terrible combination of responsibilities. We need to protect ourselves, and yet we need to show to the world that we are responsible, and that we don't do things to hurt somebody. We only do it to defend ourselves. So the first reaction the world gave to us was that India has a right to defend itself. And that was our major narrative success. You are talking about the issue of narratives. Our major narrative success was that India has been harmed. India has a right to protect itself and its citizens. That was the first thing. But you know, the world doesn't go by our sentiments and emotions. The world looks at a variety of things. They look at their own geopolitical circumstances. They look at what their purposes may be, economic and other purposes, etc. And therefore, fortunately, a very limited number of countries stood by Pakistan. Very limited. Many, many more countries stood by us. But of course, for them to go as far as we go ourselves is difficult.
and therefore it's important that we continue a conversation with them. And I'm sure that the authorities here, when they speak to us, will also know that you, major contributors to the economy of Korea, all of you, what your sentiments are. This will get reported. Papers will report it. We will tell them what your demands are and what you expect of us. So it's very important for us to understand that, you know, when you are thought of highly, it imposes restrictions on you. We have therefore very carefully calibrated and have said that we will do only what is absolutely necessary. We didn't attack any area of Pakistan except the terrorist camps, and we attacked them to precision. If they hadn't attacked us back, we would have stopped there. But they did attack us back, and when they attacked us back, what did we do? We neutralized the platforms they were using to attack us. बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि पहलगाम के बाद पूरा देश एक व्यक्ति बनकर खड़ा हुआ है। हमने अपना संकल्प साफ बता दिया है। सहनशीलता की भी एक हद होती है और हम अब इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री और फौज ने बहुत बड़ा जवाब दिया है। हालात बहुत अच्छे हैं। पहलगाम के बाद पूरा देश एक व्यक्ति बन के खड़ा हुआ है। हमने अपना संकल्प साफ बता दिया है कि जैसी घटना पहलगाम में हुई है और उससे पहले जो लगातार होती रही हैं, सहनशीलता की भी एक हद होती है। हम इसे अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा देश एक मतलब खुशी का मौका, पूरा देश एक व्यक्ति बन के खड़ा हुआ है और हमारा नेतृत्व, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी फौज, उन्होंने ज़बरदस्त जवाब दिया है। और मुझे तो लगता है कि इस वक्त पूरे देश में एक माहौल है जहां हमारे एमपीज़ भी सारी पार्टियों के वो इस वक्त विदेशों में हैं, जहां पे वो यही एक्सप्लेन कर रहे हैं। और मकसद क्या है जाने का? एक ही चीज़ बतानी है दुनिया को, अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे ये इस तरह मासूमों का मारा जाना। कोई आतंकवाद के बाद अब बहुत दिन हमने सफर किया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।